हेलो बच्चों, आज हम लोगों को पढ़ना है रीजनरेशन। वैसे रीजनरेशन है क्या? अगर हम इसके बारे में बात करें तो रीजनरेशन का मतलब ही है, हिंदी में अगर इसका मतलब बताते हैं तो ये होता है पुनर्योजन। एक प्रकार से चोट लगना, या फिर अगर हम इसे कहते हैं इंजरी, अगर किसी को चोट लग गई या इंजरी हो गया, या कोई भी जितने भी लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें अगर ज़्यादा ये रीजनरेशन पावर पाई जाती है। ये रीजनरेशन ऐसा है कि चोट लगने के बाद वो फिर से फिल हो जाए, उसका घाव या चोट ये पूरी तरह से अगर फिल हो जाता है तो यही रीजनरेशन कहलाता है। अब ये ऐसा है कि हायर एनिमल्स में क्या होता है, ये रीजनरेशन ये पूरी तरह से फिल नहीं होता है या इतनी क्षमता नहीं पाई जाती है, लेकिन जो लोअर एनिमल हैं उनमें ज्यादा क्षमता पाई जाती है। जैसे अगर हम बात करें स्टारफिश की या फिर लिजर्ट की, तो स्टारफिश में क्या होता है कि किसी एनिमीज के आने पर जो स्टारफिश होती है वो अपना एक आर्म जो की है वो काट देती है, उसका एक आर्म कट जाता है, लेकिन फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद उसका फिर से वो आर्म निकल आता है। लेकिन हम लोगों में जो हायर एनिमल्स हैं, जैसे हम लोगों में या मैमल्स या फिर और कोई बात करते हैं, इन सब की अगर हम बात करते हैं, उन सब में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि अगर भाई हम लोगों में क्या है, अगर एक हाथ काट दें तो क्या फिर से नया हाथ निकल आएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इतना कर सकते हैं कि हम लोगों में रीजनरेशन पावर बहुत ही कम है, अपना घाव भरने का बस ही क्षमता है, और वो भी थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन अभी भी हमारे लीवर में इतनी क्षमता है कि अगर उसको आधा कट कर दिया जाए तो लीवर लगभग पूरा बन जाता है, लगभग पूरा बन जाता है। ऐसे ही थोड़ी बहुत किडनी में क्षमता होती है कि अगर एक किडनी को अगर डोनेट कर दिया जाए तो एक ही किडनी में जो कि है इतने ज़्यादा नेफ्रॉन बन जाते हैं कि वो हम एक ही किडनी पर काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी हायर एनिमल्स हैं उनमें रीजनरेशन पावर कम है, लेकिन जितने लोअर्स एनिमल्स हैं उनमें रीजनरेशन पावर ज्यादा है। अब जैसे अगर हम प्लेनेरिया की बात करें तो प्लेनेरिया में हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, वो तो अपना पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को बना सकता है, पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर सकता है, लेकिन उसको छोड़ करके और कोई भी एनिमल्स ऐसे नहीं हैं जो कि पूरी बॉडी के ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कर सकें। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं रीजनरेशन। It is the process ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इंजरी होने पर या फिर कोई एक्सीडेंटल केस, कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो जाए तो एनी accidental injury can reform the organism। भाई किसी भी एक्सीडेंटल, कोई भी एक्सीडेंट हो जाए या एनिमीज के कारण या किसी कारणवश अगर उसकी बॉडी कट हो जाती है या वो चोट लग जाती है तो वो पूरी तरह से अगर फेल हो जाए तो यही है रीजनरेशन। ये मेनली लोअर एनिमल्स में ज्यादा पाया जाता है और हायर एनिमल्स में जो कि है कम पाया जाता है। इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं प्लेनेरिया। हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, इसमें पाया जाता है हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। सबसे ज्यादा जो कि रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है, ये किस फाइलम से बिलोंग करता है? सबको पता है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। और आप इससे देख सकते हैं, इस प्रकार से मैं बना देता हूं, जैसे ये मान लीजिए ये कोई एक प्लेनेरिया है। अगर हम इसको मान लीजिए ये हेड वाला पोर्शन है, ये बॉडी का और ये टेल का,
ये 3 पोर्शन में हमने डिवाइड कर दिया, इसको काट दिया, एक हेड और ये बॉडी और ये टेल, ये 3 पार्ट में अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये तीनों अपना अलग अलग प्लेनेरिया फॉर्म कर सकते हैं। मतलब इतनी ज्यादा रीजनरेशन पावर जो की है प्लेनेरिया में पाई जाती है, और सबसे ज्यादा पाई जाती है कि वो बॉडी को चाहे कहीं से भी कितने भी पार्ट में डिवाइड कर दें, उसका हर एक पार्ट जो कि क्या है पूरी बॉडी फॉर्म कर सकती है। ये देखिए इस प्रकार से ये रहा दूसरा और ये रहा तीसरा। वैसे इससे ढेर सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। रीजनरेशन पावर सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, या किस फाइलम से बिलोंग करता है वो एनिमल जिसमें रीजनरेशन पावर ज़्यादा पाया जाता है, तो ये प्लेनेरिया। फिर उसके बाद अगर हम ये पहला एग्जाम्पल हुआ, दूसरा एग्जाम्पल हम हाइड्रा कर लेते हैं। हाइड्रा फाइलम सिलेंट्रेटा के मेंबर्स, इसमें जो कि उतनी क्षमता जो कि रीजनरेशन पावर नहीं पाई जाती है। हाइड्रा में जो कि क्या होता है, अगर उसके टेंटिकल्स कट गए तो वो टेंटिकल फिर से फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन अगर कहीं से उसका बेस कट गया या हेड कट गया तो वो पूरा पोर्शन नहीं बना सकता है। जो हेड वाला पोर्शन है वो बेस को बना सकता है, लेकिन अगर टेंटिकल कट जाए तो टेंटिकल को बनाया जा सकता है, लेकिन टेंटिकल का कटा हुआ पार्ट वो पूरी बॉडी का फॉर्म नहीं कर सकता है, पूरी बॉडी को फॉर्म नहीं कर सकता है। तो हाइड्रा। फिर उसके बाद स्टारफिश। स्टारफिश सभी लोग जानते होंगे, फाइलम इकानोडर्मेटा का मेंबर्स। मैं लिख देता हूं, इकानोडर्मेटा, और हाइड्रा है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का मेंबर्स। और प्लेनेरिया सभी लोग जान रहे हैं, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस का मेंबर। और फिर उसके बाद और एग्जांपल भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे लिजर्ड। स्टारफिश के बारे में सभी लोग जानते हैं। स्टारफिश में 5 जो कि उसके आर्म्स होते हैं, मेनली ज्यादातर जो कि 5 ही आर्म होते हैं, 5 से 7 भी हो सकते हैं, लेकिन 5 होता है। तो ये 5 आर्म में से कोई एक आर्म कट गया तो फिर उसके बाद, या 2 आर्म कट गए, तो वो एनिमीज के कारण किसी कारणवश कोई भी एक्सीडेंटल इंजरी अगर ये हो जाता है तो वो पूरा अपना अंग जो कि है फिर से बना लेता है। इस प्रकार से ये खुद अपनी बॉडी के इस पार्ट को काट देता है। अगर वो खुद अपनी बॉडी को के पार्ट को काट देता है तो इसको हम लोग एक और टर्म देते हैं, क्या? ऑटोटॉमी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। स्टारफिश में एक रीजनरेशन का एक अलग स्पेशल चीज पाई जाती है, स्पेशल कैरेक्टर होता है ऑटोटॉमी। ये ऑटोटॉमी क्या होता है कि अगर कोई एनिमीज है स्टारफिश का, अगर वो उसके पीछे है तो स्टारफिश जो कि है खुद अपनी बॉडी के इस आर्म को काट देती है और कुछ टाइम बाद जो कि है वो फिर से आर्म आ जाता है, बन जाता है। तो उसे ही हम मेनली हम लोग बोलते हैं ऑटोटॉमी। अगला एग्जांपल लिजर्ड। आप सभी लोग जानते हैं मेनली वाल लिजर्ड, छिपकली जो घरों में पाई जाती है मेनली, तो हम उसी की बात कर रहे हैं। उसकी पूंछ सभी ने देखा होगा कि वो किसी की कटी हुई मिलती है और किसी की कटी नहीं रहती है। अगर उसे एनिमी से, अपने एनिमी से दिक्कत है तो वो भी अपना पूंछ जो कि है काट देती है, या एनिमीज के पकड़ते ही उसकी पूंछ जो कि कट जाती है, कुछ टाइम बाद उसकी पूंछ निकल आती है। तो इतने जितने भी लोअर्स एनिमल्स हैं उनमें जो कि है रीजनरेशन पावर ज्यादा पाई जाती है, लेकिन और हम जितना ऊपर बढ़ते जाते हैं फिश की तरफ, फिर एम्फीबिया, फिर बर्ड्स, रेप्टाइल और मैमल में तो सबसे कम रीजनरेशन पावर पाई जाती है। तो बच्चों एक बार इसे आप नोट कर लें। अब मैं एक और एग्जांपल ह्यूमन लीवर दे देता हूं। ह्यूमन लीवर, तो आप इतने एग्जांपल ये याद रखें। और इससे जो क्वेश्चन आए हुए हैं ज्यादातर प्लेनेरिया से बना हुआ है, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, या फिर स्टारफिश के ऑटोटॉमी के बारे में पूछा गया है।
तो आप इसे एक बार नोट कर लें, फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं रीजनरेशन के बाद स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन स्पोरुलेशन की अगर हम बात करें कि यह है क्या, मेनली स्पोर फार्मेशन, स्पोरुलेशन या स्पोर फार्मेशन। तो यह है क्या, इट इज द प्रोसेस formation of spore। इट इज द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। ये क्या है, एक स्पोर का फॉर्मेशन। इसमें स्पोर कैसे बनते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, सब अलग अलग, और वो भी एसेक्सुअल टाइप से, मतलब एक ही पेरेंट से स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। और वो भी कैसे, मियोसिस नहीं, माइटोसिस से। माइटोसिस ही होता है तभी जाकर के जो कि स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। और अलग अलग टाइम पर अलग अलग मतलब एनिमल्स में या अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म में जो कि अलग अलग प्रकार के स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आइए हम लोग करते हैं कि कितने प्रकार के स्पोर्स हैं और वो कैसे हैं। देखिए एक तरफ मैं लिख देता हूं स्पोर, ये है डिस्क्रिप्शन, इधर दे देते हैं और इधर कर देते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। और ये इस प्रकार से। आइए पहला हम लोग करते हैं जूस्पोर। जूस्पोर क्या होता है, ज्यादातर एल्गीज वगैरह या लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। अब ये कुछ फंगस में भी पाया जाता है, एल्गी में ज्यादातर पाया जाता है। और ये बनता कब है, फेवरेबल कंडीशन में। फेवरेबल कंडीशन वही जो आज तक हम हमेशा बात करते आ रहे हैं। फेवरेबल कंडीशन का मतलब अच्छे से भोजन पर्याप्त हो। एल्गी के लिए क्या है, बरसात का जो मौसम होता है, मेनली अगर हम बात करें तो जुलाई अगस्त सितंबर, और मेनली जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का पूरी तरह से अच्छे से हर जगह, अगर तालाब में ही एल्गी ज्यादातर पाई जा रही है तो पूरी तरह से तालाब हो या नदी हो, फ्रेश वाटर हो या फिर समुद्र की तो बात ही कर रहे हैं मतलब, तो ठीक है, जहां पर मतलब फेवरेबल कंडीशन हो। ये कहां पर होगा भाई, टेम्परेचर भी अच्छे से मेंटेन रहता है बरसात के मौसम में, और वाटर भी अच्छे से अवेलेबल होगा। फिर उसके बाद उस समय भोजन भी अच्छे से अवेलेबल होगा। तो ये क्या हो सकता है, उसी समय जो कि एल्गी तेजी से ग्रो करती हैं। तो ये क्या है, फेवरेबल कंडीशन। इस समय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है जूस्पोर के द्वारा होता है। तो मैं इसे लिख सकता हूं इन फेवरेबल कंडीशन। इन फेवरेबल कंडीशन। और क्या होता है, ये जूस्पोर भाई अगर वहां वाटर है तो यहां पर अब उनको तैरने के लिए, जूस्पोर को तैरने के लिए क्या चाहिए, फ्लैजिला होना चाहिए। तो ये बाइफ्लैजिलेट होते हैं। बाइफ्लैजिलेट, मोटाइल, इतनी बातें तो जूस्पोर के लिए, बाइफ्लैजिलेट, मोटाइल, इतनी बातें तो ठीक है। फिर उसके बाद इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें पाया गया। इसका स्ट्रक्चर ये इस प्रकार से होता है। अगर हम देखें तो ये 2 फ्लैजिला, इस प्रकार का स्ट्रक्चर उसका होता है। आप इसका एग्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं यूलोथ्रिक्स, और दूसरा एग्जाम्पल कर सकते हैं क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स, 2 एग्जाम्पल आपको याद रखना है
कि भाई जूस्पोर के लिए अगर हम बात करेंगे यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और यूलोथ्रिक्स एक और हमने ये नोट करा दिया है, आप इसे याद रखेंगे। और ये एग्जाम्पल तो कई बार आया हुआ है नीट में। फिर उसके बाद अगला स्पोर हम लोग करते हैं एप्लानोस्पोर। एप्लानोस्पोर, एप्लानोस्पोर क्या होता है? जो एप्लानोस्पोर होता है ये, अब देखिए जूस्पोर कब आया? फेवरेबल कंडीशन में। एप्लानोस्पोर कब होगा? अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। तो अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन। अच्छा, जब अनफेवरेबल कंडीशन है तो उसको बाइफ्लैजिला या फिर मोटाइल होने की आवश्यकता ही नहीं है। वो कहीं कहां जाएगा भाई? अनफेवरेबल कंडीशन में सब लोग कहां रहते हैं? अपने घर में एक जगह छुपे हुए रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल, नो फ्लैजिला। इसके पास फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, मोटाइल भी नहीं है और फ्लैजिला भी नहीं पाया जा रहा है। और ये तब बनता है जब ये अनफेवरेबल कंडीशन होने के कारण जो भी ऑर्गेनिज्म रहेगा वो क्या करेगा? अपने चारों तरफ जो कि है एक कवरिंग बना लेता है वो, और वो भी कैसी होती है? थिन वॉल्ड। तो हम इसे लिख सकते हैं थिन वॉल्ड। थिन वॉल्ड, पतले वाल का बना हुआ होता है, लेकिन ये अनफेवरेबल कंडीशन में ही होना चाहिए। अब जूस्पोर देखिए फेवरेबल कंडीशन में बाइफ्लैजिलेट, और ये क्या करेगा? कहीं मूव नहीं करेगा। तो इसका जो शेप और साइज लगभग ये इस प्रकार से होता है। इसका शेप ये ऐसा होता है। ये मेनली पाया जाता है स्पायरोगायरा में। स्पायरोगायरा, ठीक है। फिर उसके बाद अगला टाइप आते हैं हम लोग हिप्नोस्पोर। हिप्नोस्पोर क्या होता है? ज्यादातर ये पेरिनेशन के लिए होता है। मेनली अगर हम बात करें तो ये भी अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में। अब ये अनफेवरेबल कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो वही जैसा एप्लानोस्पोर के लिए था, बहुत खास अंतर नहीं होता है इन दोनों में। ये भी नॉन मोटाइल होता है, बस सिर्फ अंतर इतना है थिक वाल्ड और थिन वाल्ड। इसमें जो एप्लानोस्पोर में क्या होता है? थिन वाल्ड होता है, लेकिन इसमें जो कि होता है हिप्नोस्पोर में थिक वाल्ड होगा। तो मैं इसके लिए भी नोट कर देता हूं नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल, और ये भी होगा नो फ्लैजिला। भाई आप इसके बारे में समझ सकते हैं थिक वाल क्यों होगा। थिक वाल्ड, ये थिक वाल्ड इसलिए हो जाता है जब ये बहुत ज्यादा कंडीशन एडवर्स हो जाए, इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा उसके एडवर्स हो जाए, अब उसको अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भी दिक्कत आने लगे कि उसका अस्तित्व अब खत्म होने वाला है, अब वो वहां से पूरी तरह से खत्म होने वाला है, तब ये क्या करता है कि अपने चारों तरफ एक मोटी परत बना लेता है, थिक वाल्ड हो जाता है। फिर उसके बाद उसी में जो कि है ये स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो ये ज्यादातर सभी एल्गी में होता है। तो यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, और ये मान लीजिए वो इस प्रकार से होता है। ये थिक वाल, इसकी वाल जो कि होगी थिक होगी, ये थिक वाल।
ये आपको याद रखना होगा। ये तब होता है जब उसके अस्तित्व के लिए खतरा हो, तब ये हो सकता है। और लास्ट में हम लोग करते हैं कोनिडिया। कोनिडिया अगला स्पोर जो कि है, अगले टाइप का जो स्पोर है वो होता है कोनिडिया। ये ज्यादातर फंगस वगैरह में, पेनिसिलियम में, एस्परजिलस, इस सब में पाया जाता है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भी नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल, नो फ्लैजिला। अच्छा, ये मेनली पाया जाता है पेनिसिलियम में। वही पेनिसिलियम जिससे पेनिसिलिन पहली बार जो कि किसने खोजा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो वही पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम में जो कि है पहली बार उन्होंने तो खोजा था पेनिसिलियम। पेनिसिलियम अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये मैं थोड़ा सा इसका फिगर बना देना चाहता हूं। ये मान लीजिए इसका हाइफा, ये इस टाइप से, और इसके ऊपर ये बना दे रहे हैं, और इसके ऊपर ये है कोनिडिया। ये हो गया कोनिडिया, और नीचे होगा कोनिडियो 4। ये है कोनिडिया। और ये है कोनिडियो 4। और ये है हाइफा। हाइफा, ये है हाइफा। इसके ऊपर लगा हुआ होता है कोनिडियो 4। कोनिडियो 4 के ऊपर क्या होता है, कोनिडिया। कोनिडिया ही मेनली स्पोर है, और इसमें से टूट टूट करके नीचे जमीन पर या अपने कोई भी मतलब जो भी मिट्टी है उसमें जाके गिरता रहता है, सॉइल में, और वहां से जर्मिनेट होकर के नया ऑर्गेनिज्म, नया पेनिसिलियम का फॉर्मेशन करता रहता है, बनाता रहता है। तो ये रहा एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन, और मेनली किसके द्वारा, स्पोरुलेशन, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो कि अलग अलग प्रकार के जो कि स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों यहां पर इससे क्वेश्चन में ज्यादातर आया हुआ है, जैसे जू स्पोर के बारे में अगर पूछा है तो बाइफ्लैजिलेट होते हैं, मोटाइल होते हैं, और फेवरेबल कंडीशन, ये चीजें पूछा है। एप्लानोस्पोर के लिए पूछा है थिन वाल्ड या थिक वाल्ड, फेवरेबल कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशन। एग्जाम्पल पूछा है इसका कि किस में होता है ये। और फिर उसके बाद जू स्पोर के लिए भी क्लेमाइडोमोनास पूछा है, एनसीईआरटी का ही पॉइंट है। और ये हिप्नोस्पोर का थोड़ा सा ये पूछा है, थिक वाल्ड, बस इतना ही पूछा है, और किस में पाया जाता है। कोनिडिया के बारे में ढेर सारे, ये तो एनसीईआरटी का ही पॉइंट है, अच्छे से पूछा गया। पेनिसिलियम में कोनिडिया कौन सा है, कोनिडिया 4 कौन सा है, मतलब ये फिगर बेस्ड भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि फिगर का लेबलिंग करने के लिए, या फिर ऑप्शनल क्वेश्चन भी बना सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ऑप्शनल वाले। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो यहाँ पर कम ही बनते हैं, लेकिन अगर वो ज्यादातर अगर वो बनाते हैं चूज करने वाले कि कौन सही है कौन गलत है, जू स्पोर के लिए कौन सही है कौन गलत है, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ठीक है, ये रहा स्पोरुलेशन। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अगला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसे खत्म करेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों।